हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? ओके, सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी। कल हमने देखा था कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेल है। ऐसा सेल जो हमें हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, जिससे हम हमारी पूरी मल्टी सेल्यूलर बॉडी फॉर्म हुई है। तो उसी सेल के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन हम लोग आज के पीरियड में लेते हैं। तो सेल के बारे में कल हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, आज हम लेंगे सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं। तो देखो, अभी हमारे ह्यूमन बॉडी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया है कि हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल से पहले क्या फॉर्म होते हैं? टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ओके, टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म होते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी फॉर्म हो गई है। तो ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से बनी हुई है, तो हर ऑर्गन के सेल डिफरेंट होते हैं। जिस टाइप का ऑर्गन का फंक्शन होता है उस टाइप का सेल का शेप भी होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेल के टाइप्स लिख के दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मीन्स आर ह्यूमन बॉडी। ओके, फर्स्ट स्टेम सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, नर्व सेल, मसल सेल। ओके, ये कुछ टाइप मैंने दिए हुए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे सेल के टाइप्स होते हैं। स्टेम सेल, जैसे हम लोग दो गैमिट से फॉर्म हुए हैं, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से हम लोग फॉर्म हुए हैं। ठीक है, उसका एक जाइगोट तैयार होता है, वो जाइगोट डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है। सो डिवीजन से 8 सेल का ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल में से स्पर्म सेल निकलता है, फीमेल में से एग सेल निकलता है। ओके, ये दोनों का मेटिंग होता है, मिलते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और एक जाइगोट फॉर्म होता है। फिर ये जाइगोट क्या होता है? डिवाइड, सेल डिवीजन प्रोसेस, मतलब एक से दो फॉर्म होते हैं। इस तरह से 8 सेल का ग्रुप फॉर्म होता है, 8 सेल। यहाँ पे ये 8, ओके, 8 सेल फॉर्म हो गए। इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस। ओके, और यहाँ पर प्रेजेंट एक एक सेल को स्टेम सेल कहा जाता है। ठीक है, यह स्टेम सेल। और हमारे बॉडी के सारे सेल जो है ना उसे स्टेम सेल ही कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, जो मेन मेन जो पार्ट्स है ना, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स, वो इस एक एक सेल से फॉर्म हो गए। मतलब एक सेल से ब्रेन बना है, एक सेल से किडनी, एक से हार्ट, और एक से लीवर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वो इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेम सेल से फॉर्म हुए हैं। इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स को स्टेम सेल भी कहा जाता है। ये जो रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल कहाँ पर होते हैं? ब्लड में होते हैं। ठीक है, ब्लड में आरबीसी के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। डिटेल में बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड को जो रेड कलर आता है वो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके कारण रेड कलर हमारे ब्लड को आया हुआ है। व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी के लिए रहता है। हमारी बॉडी में अगर हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इसमें होते हैं। ओके, अभी भी हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे हमारे हैंड पर, बॉडी पर, सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन फिर भी रोज हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो अगर हार्मफुल भी है वो हमारी बॉडी में जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जाने के बाद फिर भी हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते?
क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बाहर से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं, तो हमारे बॉडी में बैठे इम्यूनिटी के जो भी सेल्स है, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर डालते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी के लिए होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में बाकी अदर इसके लिए होते हैं, मतलब कुछ भी जख्म हो जाती है या फिर कुछ लग जाता है, कुछ कट जाता है, तो वहां पर प्लेटलेट क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरह सेल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे नर्व यस। सेल ले लेते हैं। नर्व सेल पूरे हमारे ब्रेन से अराइज होते हैं, तो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है, कोई भी अगर हमें टच करता है तो हमें फील होता है। कुछ कलर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे सराउंडिंग में ग्रीन कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, तो हम लोग पहचान पाते हैं कि हाँ ये व्हाइट कलर है या फिर ये रेड कलर है। तो ये जो सेंसिटिविटी है या फिर ये जो देखने का जो ये क्या बोलेंगे सेंसेशन है, हियरिंग का सेंसेशन, हमें सुनाई देता है, हमें फील होता है, ये सारे सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट है। तो नर्व सेल क्या करते हैं, अगर हमें किसी ने टच किया है तो हमें फील हुआ कि हमें किसी ने तो भी टच किया हुआ है, तो नर्व सेल जो मैसेजेस होते हैं, जो सराउंडिंग से हमें जो मैसेजेस मिलते हैं, वो ब्रेन तक के पहुंचाते हैं। ब्रेन क्या करता है, स्टडी करता है, ओके। और स्टडी करने के बाद आपको किसने टच किया है वो बताने का काम भी ब्रेन करता है, ठीक है। तो ये सारा खेल जो है ब्रेन के ऊपर है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नर्व सेल। तो नर्व सेल का फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन कैच करना सराउंडिंग से, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन सराउंडिंग से हमें मिल रही है, तो ये इंफॉर्मेशन ये नर्व सेल कैच कर रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। और उसे ब्रेन तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ब्रेन स्टडी करके हमें बताता है कि आप लोग क्या क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कौन सा कलर है, क्या फील कर रहे हो, ये सब काम नर्व सेल का है। तो उसका शेप भी उस तरह है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में अगर कोई है तो वो नर्व सेल है, क्योंकि उसका फंक्शन है कैरी करना, इंफॉर्मेशन कैरी करना, ओके। उसी तरह मसल सेल, ठीक है, हमारी बॉडी पूरी मसल से बनी हुई है, तो मसल सेल भी है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल के टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब सेल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। फंक्शन हमने तो देख लिया कि कितने टाइप के सेल हमारे बॉडी में होते हैं। अब सेल होता कैसा है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो इस तरह से राउंडेड सेल होता है। सेल में टू मेम्ब्रेन्स होती है, ओके। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रियोल। सबसे मेन, मैंने आपको मेन 3 पार्ट सेल के बताए थे। 3 मेन parts of cell is, कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये 3 मेन पार्ट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए ना, मेन पार्ट तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो सेल की सारी फंक्शनिंग वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगा, ओके। तो सेल के पार्ट देख लेते हैं, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और एक छोटा सा राउंडेड शेप, ओवल शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, ओके। उसके अंदर में और लिक्विड होता है, ठीक है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जिसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और वो क्रोमोसोम्स ही डीएनए बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
एंड सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो राइबोसोम्स चिपके होने के कारण उसका स्ट्रक्चर ना ऐसा रफ दिखाई देता है। ओके, और स्मूथ पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, प्लेन होता है, इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी एपरेटस दिखाई दे रहा है, राइबोसोम्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस तरह से आपको सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील, इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेम उसी तरह सेल के बॉडी के अंदर ऑर्गेनील्स होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? सेल के अंदर का पार्ट। ओके, लेकिन ये सारे ऑर्गेनील्स होते किस में है? जिस तरह हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड रेड कलर का होता है। अगर आप ब्लड को बाहर निकालते हो, बॉडी के बाहर निकालते हो, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रेड कलर का पानी है, ठीक है, रेड कलर का लिक्विड है। लेकिन नहीं, वो लिक्विड नहीं होता है। ब्लड को टिश्यू कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इतने सारे सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड और बहुत कुछ होता है ब्लड के अंदर, जिसके वजह से ब्लड को टिश्यू कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जब हम निकाल देते हैं ना ब्लड में से, तो बच जाता है सिर्फ लिक्विड वाटर। ओके, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। सेम उसी तरह अगर हम इन सारे ऑर्गेनील्स को अगर हटा देते हैं, तो फिर भी इसके अंदर कुछ लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस बचता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ पे आपको शो करती हूँ ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे ये पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बट हमें शो होना चाहिए ना, यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह ये है, ये पूरा रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है। रेड नहीं होता है वो, बट रेड कलर का मैं शो कर रही हूँ। तो ये है साइटोप्लाज्म का पार्ट। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनील्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, वहां पर फ्लोट हो रहे हैं, जेली लाइक होता है वो। उसके अंदर ये जो ऊपर की लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक स्ट्रक्चर सेल को देती है। सेल के कारण क्या, सेल मेम्ब्रेन के कारण क्या होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस को एंट्री देना एंड हार्मफुल सब्सटेंस को एग्जिट करने का काम सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में करती है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज अ थिन, फ्रैजिल एंड इलास्टिक कवरिंग that separates the cell components from outer environment. Okay, आउटर एनवायरमेंट, सेल के सराउंडिंग में जो कुछ भी है उससे सेल को एक सेपरेट आइडेंटिटी देने का काम कौन करेगा? तो ये सेल मेम्ब्रेन करती है। तो बस इसका यही फंक्शन है। और अभी मैंने जैसे बताया, यूजफुल सब्सटेंस को एंट्री देना एंड हार्मफुल सब्सटेंस को एग्जिट करना। यूजफुल सब्सटेंस कौन से है? तो वाटर एंड ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है। बस सेल क्या करेगा? बस उसी को एब्सॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगा बाहर। जिस तरह से बॉडी के बाहर हार्मफुल सब्सटेंस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, सेल भी उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अगर हमने इसे बाहर निकाल दिया, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, मतलब एक सेल से दो सेल फॉर्म होने की प्रोसेस होती है, तो उस वक्त ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस हो जाते हैं। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाएंगे। होमोलोगस मीन्स क्या होता है कि जिनकी लेंथ, इनमें से हर दो क्रोमोसोम की लेंथ भी सेम होती है, ठीक है। उसके बाद
हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रियोल होता है। ओके, ये सेंट्रियोल की पोजीशन भी फिक्स होती है। ठीक है, लेंथ भी सेम, सेंट्रियोल की पोजीशन भी फिक्स होती है। उसके ऊपर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो भी सेम होता है। उसे कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, सेम लेंथ वाले, सेम सेंट्रोमियर की पोजीशन वाले, सेम जेनेटिक मटेरियल वाले, तो वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद वो हमें दिखाई देते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि वो धागों के समान ऐसे ऐसे लपेटे जाते हैं। और इसको हम अगर खींचते हैं ये धागे को, तो इस तरह से डीएनए फॉर्म होता है। मतलब क्रोमोसोम से ही क्या होता है, डीएनए फॉर्म होता है। तो इस डीएनए पर ये होता है डीएनए, और ये डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की पेयर्स होती है इस तरह से। इसके बारे में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगी या फिर आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ जाएगा। और ये डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक एक सेगमेंट जो होता है वो जीन कहलाता है। ओके, ये जीन मतलब यहाँ पर एक एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में हम लोग एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के समान नहीं दिखाई देते। तो हम क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ कुछ एक दो फीचर्स मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, अगर मम्मी के हेयर लॉन्ग है आपके मम्मी के, तो हो सकता है बेटी के हेयर लॉन्ग है। मम्मी और बेटी देखने में एक समान तो नहीं है, बट उनके हेयर का जो टेक्सचर है वो सेम रहेगा, या फिर लेंथ सेम रहेगी। ओके, कभी कभार घर में किसी के कर्ली हेयर होते हैं, तो उसमें बेटी या फिर बेटा इनके कर्ली हेयर रहेंगे। हाइट एक कैरेक्टर है, मम्मी पापा दोनों हाइटेड है तो बच्चे भी हाइटेड निकलेंगे, तो ये एक कैरेक्टर है। बट एग्जैक्टली हम लोग सेम अपने पेरेंट्स के समान नहीं दिखाई देंगे। बस कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो सिर्फ मिलते जुलते होते हैं। तो वो किसके कारण, तो एक एक कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कैरेक्टर मैंने बताया लॉन्ग हेयर। अब हम लोग आईज ले लेते हैं, तो आईज में भी गोल्डन आईज होती है, ब्राउन आईज होती है, ब्लैक आईज होती है। ठीक है, उसके बाद हिजरी हिजरी आंखें होती है ना। तो आंखों में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर, ब्लू आईज होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, किसी की आईज फिश के समान होती है, किसी की गोल होती है। ओके, किसी की अंदर गई हुई, किसी की बाहर निकली हुई। तो आईज में भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। उसी तरह आईब्रोज में भी कैरेक्टर, हेयर में भी कैरेक्टर, फेस में भी कैरेक्टर, स्किन के कलर में भी कैरेक्टर। मतलब कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। आपको एक वर्क देती हूँ कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबके अगर आप कैरेक्टर खुद के इससे मैच करके देखो। आपकी आईज आपके घर में मम्मी या पापा से मिलती जुलती है क्या, या भाई या बहन से मिलती है क्या? आपके बॉडी का कौन सा पार्ट आपके घर के मेंबर से मिलता है? ठीक है, वो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो। कान में भी कैरेक्टर होते हैं, किसी के कान चिपके हुए होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं। तो किसी के पीके के समान होते हैं, पीके पिक्चर देखा है ना आपने, तो उसके समान होते हैं, आमिर खान के पीके पिक्चर के समान। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि आपके कान आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, या फिर आपके भाई बहन से मिलते जुलते हैं, किससे, आपके दादा दादी या फिर नाना नानी। तो ये एक वर्क है आपके लिए, थोड़ा सा एक तो भी कैरेक्टर आप अपना फाइंड करो कि हाँ मेरा ये कैरेक्टर मेरे मम्मी के साथ या फिर पापा के साथ मैच होता है। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, या फिर व्हाट्सएप पर आप लोग सेंड कर देना। ओके, तो उस हर एक एक कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो सबसे इसीलिए सबसे मेन पार्ट हमारे सेल के अंदर का कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेल इतना छोटा है, उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसे हम कैसे देखेंगे? इसलिए इस न्यूक्लियस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी।
and we can see nucleus covered by a double layered membrane with small pair. तो न्यूक्लियस को अगर देखोगे तो इसको डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, और उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं यहाँ पर। ये पोर्स किसके लिए होते हैं कि न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कुछ मटेरियल वहां पर तैयार करेगा, तो वो सब मटेरियल एग्जिट करने के लिए उस पर स्मॉल पोर्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है। दिस पोर्स अलो द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जो भी मटेरियल वहां पे तैयार करेगा उसको इन एंड आउट करने के लिए, क्योंकि हर एक एक ऑर्गेनिल को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, अपने फूड से मिलता है, ओके। तो उसी तरह एक एक सेल को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, एक एक सेल के अंदर एक एक ऑर्गेनिल्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को सेंड करने का काम भी ये न्यूक्लियस करता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, तो ये आपको सेल डिवीजन प्रोसेस में समझने को मिलेगा। अगर आप लोगों में से कोई 10th स्टैंडर्ड में है तो पूरा डिटेल में सेल डिवीजन प्रोसेस दी गई है। अगर आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है तो अभी जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि आपको यही आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर थिन होते हैं, पतले होते हैं, थ्रेड के समान होते हैं, सेल डिवीजन के वो कंडेंस हो जाते हैं, तब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ऑलरेडी मैंने बताया, ये जो क्रोमोसोम है ना ये डीएनए के फॉर्म में आ जाते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए फॉर्म होते हैं। तो ये डीएनए पर जो ये एक एक सेगमेंट होता है उसे जीन कहेंगे, और एक एक जीन जो होता है एक एक बॉडी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने जो आपको वर्क दिया है वो आज करके बताना है, लेकिन आप ठीक है थोड़ा सा अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करो, जितने भी मेंबर्स है उनको ऑब्जर्व करो, कौन सा फीचर्स आपका आपके पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता है वो आपको बताना है। हम लोग एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के समान नहीं दिखते ना, क्योंकि इसमें वेरिएशन आते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होने के कारण हम लोग थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर सेम रहेगा क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग से तैयार हुए हैं, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग के समान ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, बट हम लोग दिखने में डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। सेम कौन दिखते हैं, जो अगर ट्विंस है लेकिन उसमें भी कोई एक बॉय निकलेगा कोई गर्ल निकलेगा, ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आपको आगे में मतलब मैं सेपरेट उसका एक टॉपिक लूंगी, ओके। तो नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, organelle which conduct various substance inside the cell is called endoplasmic reticulum। डिफरेंट सब्सटेंस को सेल के अंदर लाने का काम कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हर सेल को जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन को एंट्री देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट करेगा, ओके। देन ईआर, ऑलरेडी मैंने बताया 2 टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, और प्रोटीन की जहां पर सेल को जरूरत है वहां पर सेंड करने का काम, डिलीवर करने का काम क्या करे, कौन करेंगे, वहां पे प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स होते हैं वहां पर, वो वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोटीन सिर्फ सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब तैयार मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो, ठीक है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। फिर उसको पैक वगैरह करने का काम ये वैक्यूल करेगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जहां नीड है प्रोटीन की वहां पर सेंड करने का काम कौन करता है, वैक्यूल। लेकिन उनको बताता कौन है, डीएनए बताता है, ठीक है। देखो इट इज द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द सेल, ये एक फ्रेमवर्क भी है। देखो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये पूरा फैला हुआ है यहाँ पे सेल के अंदर, तो सेल को सपोर्ट देने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय ईआर एंड देन फ्लश आउट ऑफ द बॉडी।
जो भी अनवांटेड फूड है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है, एयर के थ्रू आए, वाटर के थ्रू आए, अदर मटेरियल के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, मतलब विषैले पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में सेल में अगर कलेक्ट होते हैं, तो उसको बॉडी के बाहर डालने का काम भी कौन करेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, तो गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द secretory organs of the cell। ठीक है, ये जो और एक है गोल्जी apparatus, ये क्या करेगा? जो भी प्रोटीन वहां पर तैयार होता है, एक एक कैरेक्टर के लिए एक एक प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? वो प्रोटीन को सॉर्ट करेगा, पैक करेगा, फिर उसे सेंड करने का काम वैक्यूल की तरफ गोल्जी apparatus का होता है। ओके, तो मैं कल थोड़ा कंटिन्यू करूंगी, माइटोकॉन्ड्रिया बाकी है एंड लाइसोसोम अपना बाकी है, तो इस 2 ऑर्गन्स के बारे, ऑर्गेनिल्स के बारे में कल पढ़ेंगे अपन लोग, और इसके आगे का टॉपिक मैं लूंगी, ठीक है। कल भी हम लोग सेल पर ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे, मतलब कल के इस पीरियड में अपना सेल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।